हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जावास्क्रिप्ट की एक और वीडियो में वेलकम। एंड इससे पहले हम अपने जावास्क्रिप्ट की क्लास में व्हाट इज जावास्क्रिप्ट, हाउ जेएस वर्क्स, बेसिक सिंटैक्स, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो फंक्शंस है। तो सबसे पहले अपने वीएस कोड के अंदर आ जाते हैं। मैंने यहाँ पर functions.js करके एक फाइल बना ली है और उसके बाद मैंने index.html के अंदर functions.js फाइल को कनेक्ट कर दिया। तो इसका आउटपुट देखने के लिए कि क्या ये फाइल कनेक्ट होगी या नहीं, मैं सबसे पहले यहाँ पे console.log यहाँ पे लिख दूंगा hello functions और मैंने अपने ब्राउजर के अंदर इस फाइल को ओपन कर दिया लिंक के जरिए। और कंसोल में जाकर अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो मुझे हेलो फंक्शंस आउटपुट दिख गया, यानी हमारी जेएस फाइल एचटीएमएल के साथ कनेक्ट हो चुकी है। तो अब देख लेते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर देखें कि फंक्शंस होते क्या हैं। ये एक कोड होता है। ये पीस ऑफ कोड सिर्फ उस कंडीशन में चलेगा जब कोई इवेंट ट्रिगर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने माउस से कोई क्लिक किया तो क्लिक करने पर वो फंक्शन चलेगा। आपने अपने कीबोर्ड से कोई बटन प्रेस किया तो उससे वो फंक्शन चलेगा। आपका पेज रिलोड हुआ तो उस पर चलेगा। इस तरह के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं। आप सेट करेंगे कि किस इवेंट पर क्या फंक्शन चलेगा। फंक्शन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के बाद आप देंगे फंक्शन का नाम। जैसे मैं कहूँगा ग्रीट, यानी सबको सलाम करो। तो उसके बाद आप देंगे कुछ इस तरह से कर्ली ब्रैकेट्स देंगे। अब ये वाले जो ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर आप अगर कुछ पैरामीटर्स देना चाहते हैं जो कि आगे फंक्शन में यूज होंगे तो आप वो दे सकते हैं। अगर अभी आपके पास कोई पैरामीटर देने के लिए नहीं है तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। उसके बाद ये वाले जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, आप इनके अंदर अपना मेन कोड लिखेंगे जो आप कॉल करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसके अंदर लिखूं console.log hello from function। अब अगर आप यहां पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो इस फंक्शन ने काम नहीं किया। बेसिकली ये फंक्शन अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है, लेकिन जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करते हैं तब तक वो फंक्शन काम नहीं करता। अभी तक हमने जस्ट फंक्शन को क्रिएट किया है। इसको कॉल करने के लिए हमें इसका जो नाम है वो लिखने के बाद ये वाले ब्रैकेट दोबारा लगाने पड़ेंगे। अब हम इस फंक्शन को कर रहे हैं कॉल। तो जब हम कॉल करेंगे तो यहाँ पर आकर देखेंगे तो हमारा फंक्शन जो है वो रन कर गया। अच्छा, अब ये जो फंक्शन है, क्या हमेशा हमें इसी तरह से जावास्क्रिप्ट के अंदर जाकर कॉल करना पड़ेगा? नहीं। जैसे मैंने पहले बताया कि फंक्शन को किसी इवेंट ट्रिगर होने पर लगाना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि index.html के अंदर जाकर यहां पर एक बटन बना लेंगे और इसके ऊपर लिखेंगे क्लिक मी। तो यहां पर हमारे पास एक बटन आ गया, ये देखें। उसके बाद हम चाहते हैं कि जब इसके ऊपर क्लिक हो तो ग्रीट वाला फंक्शन चलना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि यहां पर आकर लिखूंगा ऑन क्लिक। ये एक एट्रीब्यूट होता है HTML के अंदर जिसमें हम जावास्क्रिप्ट को एम्बेड कर सकते हैं अपने HTML एलिमेंट्स के अंदर। तो हमने बटन को कहा कि जब बटन क्लिक होगा तो उसके ऊपर एक फंक्शन चलेगा जिसका नाम है ग्रीट। लेकिन ये याद रहे कि ये फंक्शन तभी काम करेंगे जब JS का फाइल हमारे HTML के साथ कनेक्ट होगा। उसके बाद हम यहाँ से जो फंक्शन कॉल है उसको ख़त्म कर देंगे ताकि जब तक इवेंट ट्रिगर ना हो तब तक ये फंक्शन कॉल ना हो। और उसके बाद हम अपने HTML फाइल के अंदर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन है और यहाँ जावास्क्रिप्ट के अंदर हमारा कंसोल खाली है। जैसे मैं इस बटन को क्लिक करूँगा तो आप देखें कि यहाँ पर हेलो फ्रॉम फंक्शन प्रिंट हो गया है, क्योंकि ये हमने अपने फंक्शन के अंदर लिख रखा था। अगर मैं एक और दफ़ा इस बटन को क्लिक करूँगा तो आप देखें कि 2 दफ़ा ये सेम फंक्शन चल चुका है। आप जितनी दफ़ा इसको क्लिक करते रहेंगे उतनी दफ़ा हमारा फंक्शन चलता रहेगा। तो ये हो गया कि हम किस तरह से फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से एक बटन के ऊपर उसको क्लिक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि फंक्शन पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये पैरामीटर्स फंक्शन के वो वेरिएबल्स होते हैं जिनकी वैल्यू हम यूजर से लेते हैं और बाद में फंक्शन के अंदर हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर एक फंक्शन है
ग्रीट विद नेम। हम चाहते हैं कि इस फंक्शन के अंदर हम एक नाम यूज़र से लें और जो भी नाम यूज़र दे हम उस नाम से उसको सलाम करें। तो आप क्या करेंगे कि इस फंक्शन के अंदर आप एक वेरिएबल लेंगे, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई हमें यहाँ पर कोई भी एक यूज़र नेम मिलना चाहिए। जब हमें यूज़र नेम मिलेगा तो हम console.log यहाँ पर हम लिखेंगे हेलो और उसके बाद हम कंकेटिनेशन के लिए यहाँ प्लस लगाएंगे और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे यूज़र नेम और उसके बाद एक और दफ़ा हम यहाँ पे कंकेटिनेशन करके एक और स्ट्रिंग के अंदर लिखेंगे फ्रॉम डायनामिक ग्रीटिंग फंक्शन। यानी हम इसमें यह बताना चाह रहे हैं कि ये एक डायनामिक ग्रीटिंग फंक्शन है जो यूज़र नेम लेकर यूज़र्स को ग्रीट करेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आकर इसको एक दफ़ा कॉल कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि ग्रीट विद नेम और हमने कहा कि यहाँ पे किसको ग्रीट करना है, फयाज को ग्रीट करना है। तो यहाँ पर आकर जैसे रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया हेलो फयाज फ्रॉम डायनामिक ग्रीटिंग फंक्शन। हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा फ्रॉम के बाद, ठीक है। तो ये देखें हेलो फयाज फ्रॉम डायनामिक ग्रीटिंग। अब अगर मैं इसी फंक्शन को एक और दफ़ा कॉल करूँगा और यहाँ पर मैं नाम लिखूँगा उसामा का, तो सेम फंक्शन अब क्या करेगा कि उसामा को ग्रीट करेगा। इसी तरह से हम एक और दफ़ा इसको कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर हमने कहा एमन को ग्रीट करो तो वो कहेगा हेलो एमन फ्रॉम डायनामिक ग्रीटिंग फंक्शन। तो हम अपने फंक्शन को डायनामिक बनाने के लिए हम यूज़र से वैल्यू लेते हैं पैरामीटर्स की मदद से और फिर हम उसको आगे एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने फंक्शन में। अब हम देख लेते हैं कि फंक्शन को एक और तरीके से किस तरह से क्रिएट किया जाता है। तो हमारे पास एक और तरीका है, जैसे हम उसको कहेंगे कॉन्स्ट, फिर हम अपने फंक्शन का नाम देंगे और हम कहेंगे कि एरो फंक्शन। अब ये एरो फंक्शन फंक्शन का नाम है। उसके बाद आप इक्वल टू का साइन देंगे, फिर ब्रैकेट देंगे, फिर एक एरो देंगे और उसके बाद अपनी बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बाकी सारा काम सेम रहेगा, जस्ट इसको डिफाइन करने का जो तरीका है वो अलग है। आप यहाँ पर लिखेंगे console.log हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन और उसके बाद हम इसको कॉल कर लेते हैं एरो फंक्शन और यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो हेलो फ्रॉम एरो फंक्शन। तो ये दो तरीके कार होते हैं फंक्शन को क्रिएट करने के। फ्रेंड्स, अब इसमें फ़र्क क्या है कि हम जो है इस फंक्शन को और एरो फंक्शन को कब और कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला एक फ़र्क ये है कि अगर हमने अभी तक फंक्शन बनाया नहीं है लेकिन हमने कहीं पर उसका रेफरेंस पहले से दे दिया और डिफाइन उसके नीचे हो रहा है तो वो उस फंक्शन को कॉल करेगा, यानी वो फंक्शन काम करेगा। लेट्स सपोज इसका एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा कि ABC, ठीक है, मैंने ABC फंक्शन को कॉल कर दिया और यहाँ पर नीचे मैंने लिखा फंक्शन ABC जो है क्या करेगा, console.log this is ABC। अगर यहाँ पे आके रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि दिस इज ABC प्रिंट हो चुका है। हालांकि जब मैंने ABC को कॉल किया था तो उससे पहले कहीं भी ABC फंक्शन डिफाइन नहीं था, उसके बाद डिफाइन हुआ है, लेकिन ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर चुका है। लेकिन अगर मैं यहीं इस फंक्शन ABC को एक एरो फंक्शन बनाऊं console.log this is ABC, यहाँ पर आकर अगर रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक रेफरेंस एरर आ गया है कि कैन नॉट एक्सेस ABC बिफोर इनिशियलाइजेशन। तो क्लियरली लिखा है कि आपने इनिशियलाइज तो बाद में किया है और उसको कॉल पहले कर लिया है, तो ये जो है एरो फंक्शन के अंदर ये चीज़ मौजूद नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब हमारे पास
फंक्शन वाला जो वेरिएबल है वो इतना ही फ्लेक्सिबल है, तो फिर हम इस एरो फंक्शन को क्यों यूज़ करते हैं? ये जो एरो फंक्शंस हैं इनको हम एज ए कॉल बैक फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने किसी एक फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन को क्रिएट कर दिया या पास कर दिया, तो वो जो फंक्शन जब रन होगा तो अपने अंदर एक और फंक्शन को रन करेगा, तो वो जो अंदर वाला फंक्शन है उसको हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो वहाँ पर अगर हम अपने फंक्शन कीवर्ड वाले सिंटैक्स को लिखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, जबकि ये जो एरो फंक्शन है इनका सिंटैक्स बहुत ईजी है। कभी कभार जब हमारे पास एक ही लाइन का कोड होता है तो आप साथ में इसी तरह से पैरामीटर ले सकते हैं। जैसे आपने लिया पैरामीटर और आपने इस तरह से एरो फंक्शन दिया और आपने लिखा कि कंसोल डॉट लॉग पैरामीटर, तो इतना लिखने से भी कॉलबैक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन बन जाता है जो कि पैरामीटर एक लेता है और यहाँ पे उसको प्रिंट भी कर देता है। तो ये सिंटैक्स बहुत इजी है, हालांकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं एज कंपेयर टू फंक्शन कीवर्ड वाले सिंटैक्स से। तो दोनों को जब हम यूज़ करेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगी। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस। अच्छा, अब फंक्शंस जो होते हैं हम एक दफ़ा फिर डिस्कस करते हैं कि क्यों यूज़ करते हैं। हम अपने टाइम को बचाने के लिए एक ऐसा पीस ऑफ कोड है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हम नहीं चाहते कि हम हर जगह पर वो लाइन ऑफ कोड लिखें, उसके बजाय हम वहाँ पर अगर अपने फंक्शन को कॉल कर देंगे तो सेम पीस ऑफ कोड वहाँ पर भी रन हो जाएगा। तो वेल फ्रेंड्स, हमारी आउटलाइन में नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या है? ऑपरेटर्स। इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर operators.js की हमने फाइल बना ली है और अपने index.html के अंदर operators.js फाइल को कनेक्ट कर दिया है। operators.js में आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने कुछ थ्योरी लिख रखी है। सबसे पहले देखें कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन डेटा, यानी ये एक सिंबल्स होते हैं जो किसी डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। Entities on which data is being performed are called operands। ठीक है, तो जिन दो डेटा के दरमियान ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है उनको हम कहते हैं ऑपरेंड्स। एंड द सिंबल दैट शोज एन ऑपरेशन बिटवीन डेटा, और उन दो डेटा के दरमियान जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है जो सिंबल, उसको हम कहेंगे ऑपरेटर। तो इसकी एक एग्जांपल है कि 2+2 के अंदर जो 2s हैं वो हमारे ऑपरेंड्स हैं जिनके ऊपर डेटा परफॉर्म हो रहा है, और ये वाला जो साइन है प्लस का, ये सम के ऑपरेशन को शो कर रहा है यहाँ पे। तो हमारे पास कितने किस्म के ऑपरेटर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर? सबसे पहले तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप जानते भी हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर लेते हैं। जैसे ऐड करने के लिए हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है प्लस का साइन। जैसे फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2+2 तो हमारे पास यहाँ पर क्या लिख कर आएगा? 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छा डिफरेंस के लिए माइनस, फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट लॉग 5 - 3, यहाँ पे क्या आएगा? 2। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे पास क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 × 3 तो इस स्टार का साइन जो मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, तो ये आ गया 6। ओके, इसके बाद नंबर 4, यहाँ पर अगर मुझे डिवाइड करना है तो हमारे पास क्या होता है? कंसोल डॉट लॉग, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 10 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास क्या आएगा? 2। उसके बाद हमारे पास एक और अरिथमेटिक ऑपरेटर होता है जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, या मॉड। तो वो क्या होता है कि अगर मैं कहूँ कि भाई 10 कंसोल डॉट लॉग 10 को अगर डिवाइड किया मतलब 10%2, अब ये परसेंटेज का क्या मकसद है कि रिमाइंडर क्या बचेगा, इसको मॉड कहते हैं। तो 2 5 10 रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 बचा।
तो अब इस तरह के हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मकसद है, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाता है इक्वल्स टू। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट a is equals to 5 and console dot log a करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, नंबर 2 हमारे पास होता है प्लस इक्वल्स टू। फॉर एग्जाम्पल अब मैं कहता हूँ कि भाई a की जो वैल्यू इस वक्त है उसी में 10 प्लस कर दो, तो अब इस वक्त उसकी वैल्यू क्या है, 5 है, और उसके साथ साथ मैं उसमें 10 भी प्लस करना चाहता हूँ, तो अभी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 15। अगर हम इसको लॉग करके देखेंगे किसको, a को, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, 15। ओके, अच्छा थर्ड नंबर पर हमारे पास क्या होता है, माइनस इक्वल्स टू। अगर मैं कहूँ a माइनस इक्वल्स टू 2 और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग ए करूँ तो देखें कि 15 में से जैसे 2 माइनस किए तो 13 आंसर आया। तो ये क्या हुआ कि जो वैल्यू पहले थी उसी में से 2 माइनस करके ए को दोबारा असाइन कर दी। उसी के बाद इसी तरह से मल्टीप्लाई का भी होता है। अगर मैं कहूँ मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, तो इसका मकसद क्या हुआ, जैसे कंसोल मैं यहाँ पे लिखता हूँ a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 4। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँ डॉट लॉग a। तो देखें कि a की जो भी वैल्यू होगी उसमें 4 मल्टीप्लाई करके उसको दोबारा असाइन कर दिया जाएगा। तो 4 3 12 और तकरीबन 52 होना चाहिए। तो ये देखें 52 यहाँ पे आ गया। तो इसी तरह से आप अगर a डिवाइड करेंगे तो वो भी आ जाएगा। अब उसके बाद कुछ हमारे पास होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स में सबसे पहले क्या आता है, डबल इक्वल्स टू। डबल इक्वल्स टू क्यों यूज होता है, टू चेक इफ टू वैल्यूज आर इक्वल। अच्छा, उसके बाद ये क्या करते हैं कि रिटर्न ट्रू या फॉल्स। ठीक है, अगर इनको स्टेटमेंट ट्रू लगती है तो ट्रू देते हैं, वरना फॉल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, मैंने इसको कहा कि क्या 5 के बराबर है, तो यहाँ पर आया ट्रू। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि क्या 5 3 के बराबर है तो ये कहेगा फॉल्स। तो इसी तरह से ट्रू और फॉल्स रिटर्न करते हैं जब हम इनको कोई कंपैरिजन ऑपरेटर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक होता है ट्रिपल इक्वल्स टू। ठीक है, टू चेक इफ डेटा एंड डेटा टाइप्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें ना सिर्फ डेटा को चेक किया जाता है बल्कि साथ साथ डेटा टाइप्स को भी चेक किया जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 5 ट्रिपल इक्वल्स टू 5 तब तो ये हमें ट्रू देगा, लेकिन अगर मैं कहूं कि 5 इक्वल्स टू ये वाला 5, तो ये आप लोगों को पता है कि ये वाला 5 एक नंबर है और ये वाला 5 एक स्ट्रिंग है, तो वो इसको कभी भी ट्रू नहीं कहेगा, इसको फॉल्स कहेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे इसके ये हटा दूँ फिर ट्रू होगा। अच्छा, ये वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 5 डबल इक्वल्स टू ये वाला 5, तो वो ट्रू देगा, क्योंकि ये जस्ट डेटा को चेक करता है, ये डेटा टाइप को चेक नहीं करता। लेकिन अगर आप 3 इक्वल्स टू लगा देंगे तो वो डेटा टाइप को भी चेक करेगा, साथ किसके, डेटा के साथ साथ। तो उसके साथ साथ अब हमारे पास थर्ड ऑपरेटर होता है नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्या करता है, चेक्स इफ टू
डेटा आर नॉट इक्वल देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, अगर ये दो डेटा बराबर नहीं होते तो ट्रू करेगा, अगर बराबर होंगे तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 इज नॉट इक्वल्स टू 5। हम कह रहे हैं कि 5 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, हालांकि 5 और 5 आपस में बराबर हैं और हम कह रहे हैं कि बराबर नहीं है, तो ये जो है हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखिए, अगर मैं कहूँ कि 5 3 के बराबर नहीं है तो वो क्या कहेगा, ट्रू, कि वाकई में 5 3 के बराबर नहीं है। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है, नॉट डबल इक्वल्स टू। ठीक है, यानी ये क्या करता है, चेक्स इफ डेटा एज वेल एज डेटा टाइप्स आर नॉट इक्वल। अब ये जो नॉट वाले हैं ये बिल्कुल उल्टे हैं डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू के। जैसे डबल इक्वल्स टू कहता है कि दो चीज़ बराबर होनी चाहिए तब ट्रू दूंगा, तो नॉट इक्वल टू कहता है कि दो चीज़ें बराबर नहीं होगी तो ट्रू दूंगा। इसी तरह से ट्रिपल इक्वल टू कहता है कि जब दोनों यानी डेटा और डेटा टाइप बराबर होंगे तो ट्रू दूंगा। तो ये भी कहता है कि डेटा और डेटा टाइप दोनों बराबर नहीं होंगे तब ट्रू दूंगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग 5 जो है वो 5 के बराबर नहीं है, तो क्या वो क्या करेगा कि वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ये देखें, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 5 5 के बराबर नहीं है, हालांकि 5 तो 5 के बराबर है। ये तब ट्रू रिटर्न करेगा जब 5 5 के बराबर ना हो। लेकिन जब मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा तो अब वो क्या करेगा कि वो अब ट्रू रिटर्न करेगा, हालांकि दोनों तरफ 5 है लेकिन डेटा टाइप जो है वो सेम नहीं है। तो वो कह रहा है कि हाँ एक डेटा टाइप का फ़र्क है जिसकी वजह से वो बराबर नहीं है, तो ये ट्रू हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पर नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि 5 इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, तो वो कहेगा कि भाई ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि 5 5 के बराबर है। देखें अभी इसने ट्रू दी हुई है ना सेकंड लास्ट वाली, तो इसने इसको फॉल्स कर दिया सेकंड लास्ट को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई 5 तो 5 के बराबर है। वो इसकी डेटा टाइप को चेक कर रहा ही नहीं है जबकि ये वाला चेक कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ओके, तो उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हमारे पास इसमें होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये क्या चेक करता है, चेक्स इफ ऑल कंडीशंस आर ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर 5 जो है वो बड़ा है 3 से, ठीक है, और 6 जो है वो बड़ा है 4 से, तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग ऑल ट्रू। ठीक है, तो अब क्या है कि यहाँ पे देखते हैं कि ऑल ट्रू आ रहा है। ठीक है, ऑल ट्रू आ रहा है क्योंकि उसने चेक किया कि 5 3 से बड़ा है, जी है, 6 4 से बड़ा है, जी है। जब दोनों बराबर हैं तो उसने ये काम कर दिया। लेकिन क्या होता है कि अगर इसमें से एक कंडीशन फॉल्स हो जाती, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ कि 6 जो है वो 7 से भी बड़ा है, अब ये एक कंडीशन फॉल्स हो गई है तो ऑल ट्रू ख़त्म हो गया, अब ये कोड नहीं चलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक और लॉजिकल ऑपरेटर का यूज़ करूँ, कौन सा, और ऑपरेटर। ये जो और ऑपरेटर है ये क्या करता है, चेक्स इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यही चीज़ यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं एंड के बजाय और ऑपरेटर दे देता हूँ, तो क्या होगा, इन लास्ट। ये देखें ऑल ट्रू इन लास्ट, ऊपर वाला ऑल ट्रू तो नहीं प्रिंट हो रहा क्योंकि वहाँ पे एक कंडीशन ट्रू है एक फॉल्स है। यहाँ पे जो है 6 और 7 वाली कंडीशन तो गलत है लेकिन 5 और 3 वाली ठीक है, तो वो उसकी वजह से ये प्रिंट कर रहा है। अगर दोनों गलत हो जाएं
जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई 2 जो है वो 3 से बड़ा है, तो ये भी ख़त्म। एटलीस्ट मुझे एक कंडीशन ठीक करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहूँ 8, तो देखिए, तो इसका मकसद ये है कि ये होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स जो चेक करते हैं क्या दोनों कंडीशन ट्रू हैं या नहीं, या कम से कम एक कंडीशन ट्रू है या नहीं है। तो ये हमें आगे कंडीशनल रेंडरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने एक अलग से फाइल बना ली JS की और index.html में इसको कनेक्ट कर दिया है। ओके, तो उसके बाद हम आ जाते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर्स.js में और देख लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लें कि कंट्रोल स्ट्रक्चर्स आर यूज्ड टू हैंडल कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि जब आप एक स्टेटमेंट या किसी कोड को तब रन करवाना चाहते हैं जब कोई कंडीशन ट्रू हो। अगर आप चाहते हैं कि कंडीशन फॉल्स है तो वो स्टेटमेंट रन नहीं होना चाहिए, वो कोड रन नहीं होना चाहिए। तो ये हो गए आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हैंडल करने के लिए हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कंडीशन के ट्रू होने पे स्टेटमेंट को रन करवाते हैं, कंडीशन के फॉल्स होने पर स्टेटमेंट्स को स्किप करवा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है जैसे हमारे पास एक कंट्रोल स्ट्रक्चर है इफ। ठीक है, अब इफ का सिंटैक्स इस तरह से है, यहाँ पर ये वाला जो ब्रैकेट है वो क्या करता है, एक कंडीशन लेता है हमसे, और ये वाला जो ब्रैकेट है वो हमसे वो स्टेटमेंट या पीस ऑफ कोड लेता है जिसको एग्जीक्यूट करवाना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर दी गई कंडीशन अगर ट्रू रिटर्न करेगी तो स्टेटमेंट जो है रन हो जाएगी। अगर कंडीशन जो है वो फॉल्स रिटर्न करेगी तो स्टेटमेंट जो है वो स्किप हो जाएगी। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ट्रू या फॉल्स रिटर्न करने का क्या मकसद है। अगर मैं यहाँ पर इस तरह की कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट कंडीशन इज इक्वल्स टू, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि भाई जो 5 है वो 3 से बड़ा है। अब कंपैरिजन ऑपरेटर के जरिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि 5 3 से बड़ा है। अब ये वाली स्टेटमेंट आपको पता है, या तो ट्रू रिटर्न कर दी या फॉल्स रिटर्न कर दी है। मैं आपको एक दफ़ा प्रिंट भी करके दिखा देता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग कंडीशन। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर जाकर देखेंगे तो आपको ट्रू रिटर्न कर रही है ये वाली कंडीशन। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट को अगर फॉल्स कर दूं, मैं कहूँ 2 इज ग्रेटर देन 3, तो आपको पता है कि ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, फॉल्स रिटर्न हो रहा है। तो इस तरह से हमारे जो कंडीशंस हैं जब ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगी तो उस सूरत में हमारा ये वाला जो इफ कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, हमारे स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यही वाला एग्जांपल हम यहाँ पे लिख के देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 5 इज ग्रेटर देन 3, देन क्या करो, कंसोल डॉट लॉग तुम लिखो कि भाई कंडीशन इज ट्रू। ओके, तो अब क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे आके देखता हूँ कि ये कह रहा है कि कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगा तो क्या होगा, अगर मैं कहूँ 5 8 से बड़ा है तो क्या होगा, तो कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो अब क्या है, बेसिकली ये स्किप कर गया, लेकिन इसके बाद हमारे पास कोई भी कोड नहीं है। अगर कोड होता तो अगली स्टेटमेंट जो है वो रन हो जाती। जैसे मैं यहाँ पे एक लिख लेता हूँ स्टार्टिंग कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्टार्टिंग वाली स्टेटमेंट है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक और लास्ट में लगा देता हूँ एंडिंग, ताकि हम अच्छी तरह से देख सकें कि किस तरह से जो है इफ एल्स काम कर रहे हैं। ये देखें, स्टार्टिंग और एंडिंग तो काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो बीच में स्टेटमेंट है इफ वाली वो रिटर्न यानी वो प्रिंट नहीं हो रही। क्यों प्रिंट नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पर जो हमने इसको कंडीशन दी हुई है वो फॉल्स रिटर्न कर रही है। ठीक है, तो फॉल्स रिटर्न होने पर ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है,
अगर मैं इस कंडीशन को ठीक कर दूं, जैसे मैं कहूं कि भाई 10 जो है वो 8 से बड़ा है, तो अब दरमियान में ये भी आ गया। तो अभी आपने डेमो देखा कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होता है कि कोड स्किप हो जाता है और नेक्स्ट जो कमांड होती है वो चल जाती है। अब इस इफ के बाद फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब भी हमें कुछ ना कुछ आउटपुट होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल्स, ठीक है, और एल्स के बाद आप लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग कंडीशन इज फॉल्स, ठीक है। तो अब देखें कि अभी हमारे पास ट्रू है। अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स भी कर देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ भाई 10 जो है वो 15 से बड़ा है, तो ये एक कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए कंडीशन इज फॉल्स, यानी उसने कंडीशन के ट्रू होने पर भी कुछ रिटर्न करना है और एल्स यानी फॉल्स होने पर भी कुछ रिटर्न करना है। तो ये जो एल्स है वो जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, सारी कंडीशंस फॉल्स होती हैं, तो तब हमारे पास ये एल्स काम करता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इफ के बाद एक और कंडीशन को भी चेक करें, अगर वो भी ना रन हो तब हमारे पास एल्स है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल्स इफ का यूज करेंगे। आप कह रहे हैं कि भाई अगर ये पहली वाली कंडीशन नहीं है ठीक, तो क्या करो कि ये चेक करो कि क्या 20 जो है वो 15 से बड़ा है। अगर है तो क्या करो, कंसोल डॉट लॉग सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। अगर ये वाले भी रन ना हो तो फिर एल्स वाली चला दो। तो अभी हमारे पास क्या आ रहा है, सेकेंड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, अब ये शुरुआत से आया कंसोल डॉट लॉग स्टार्टिंग, इसने स्टार्टिंग प्रिंट किया, फिर उसने कंडीशन चेक की पहले वाली कि भाई 10 15 से बड़ा है, नहीं ये तो फॉल्स है, तो उसने ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको स्किप कर दिया। फिर उसके बाद ये एल्स इफ पे आया और उसने देखा कि क्या 20 15 से बड़ा है, हाँ यहाँ पर तो बड़ा है। तो जब 20 15 से बड़ा है तो यहाँ वाली जो स्टेटमेंट है उसने प्रिंट करवा दी, और जैसे ही एक स्टेटमेंट प्रिंट हो गई तो अब वो बाकी जो एल्स वाला पार्ट है उसको स्किप कर देगा, ठीक है। और उसको स्किप करने के बाद ये आ जाएगा अपने नेक्स्ट कोड पर जो है एंडिंग। तो इस तरह से काम होता है, यानी जब तक स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती वो स्किप करता रहेगा, जहाँ पे स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी तो वहाँ पर कोड को एग्जीक्यूट करवा के और फिर उसके बाद नेक्स्ट कोड पे जाएगा। तो आई होप कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहाँ पर कितने भी आप एल्स इफ लगवा सकते हैं, ठीक है। आपकी जितनी ज़्यादा कंडीशंस हैं उतनी ज़्यादा एल्स इफ लगा सकते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब इसके अंदर स्विच स्टेटमेंट्स भी होती हैं, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो आप खुद सीखें या फ़िलहाल के लिए स्किप कर दें, क्योंकि स्विच स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं वो अभी इसमें क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा, क्योंकि जब तक मैं कंसोल पर काम करता रहूँगा तो आपको भी थोड़ी सी तंगी होती रहेगी कि हम कंसोल पर कर करके पक गए, तो हमें कुछ यूआई दिखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट टॉपिक के बाद इस वीडियो को एंड करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लूप, ठीक है। तो loops.js के नाम से मैंने फाइल बना ली है और अपने index.html के अंदर उसको कनेक्ट भी कर दिया है। तो loops.js में आ जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये क्या होते हैं। तो loops are used to repeat a task or command unless condition becomes false। हम चाहते हैं कि एक कोई कमांड या एक कोई जो टास्क है हम उसको मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं जब तक एक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। तो इसका मिसाल कुछ इस तरह से लें कि अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ कंसोल करके दिखाओ, जैसे हेलो, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हेलो। मैं अगर आपको कहूँ कि भाई मुझे यही हेलो 10 दफ़ा प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीपल टाइम प्रिंट मतलब पहले तो टाइप करेंगे। जब आप जितनी दफ़ा टाइप करेंगे उतनी दफ़ा आपको यहाँ पे प्रिंट होकर मिलेगा। लेकिन बात यह है कि क्या अगर हमें ये 100 दफ़ा चाहिए होगा तो क्या 100 दफ़ा हम इसको यहाँ पर लिखेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमारा लाइन ऑफ कोड जो है वो भी बढ़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमें क्या, हमारे पास लूप्स आते हैं जो हम एक दफ़ा उसको कमांड बता देते हैं
और जितनी दफ़ा उसको कहेंगे वो उतनी दफ़ा हमें एग्जीक्यूट करवा के देगा। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है फॉर लूप। अब ये फॉर लूप कब यूज होता है? जब व्हेन वी नो हाउ मैनी टाइम्स टू एग्जीक्यूट अ कमांड। यानी हमें पता है कि एक चीज को 10 दफा चलाना है, 15 दफा चलाना है, 100 दफा चलाना है, जितनी दफा चलाना है उतनी दफा हम उसको बता देंगे। तो उसके लिए हमारे पास फॉर लूप यूज होता है। अब इसका सिंटैक्स किस तरह से होता है? इसमें हमारे पास हम इस तरह से लिखते हैं फॉर, और ये वाला जो फॉर है इसके अंदर हम सबसे पहले किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। फिर हम कंडीशन देते हैं कि कब तक ये वाला जो लूप है वो चलता रहेगा, और उसके बाद हम इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट करते हैं। यानी जो वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया है, एक दफा कंडीशन चेक होगी, अगर कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो वो कमांड एग्जीक्यूट होगी। एग्जीक्यूट होने के बाद क्या करेगा कि वो जो हमारा वेरिएबल था यहाँ पे इनिशियलाइज किया था, वो यहाँ पे उसमें हम कोई वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करवा सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिखा फॉर, ठीक है, और हमने कहा कि भाई लेट सपोज आई जो है वो 0 के बराबर ले लो। तो यहाँ पे हमने आई को इनिशियलाइज करवा दिया 0 से। अब हम कह रहे हैं कि भाई ये कंडीशन, यानी यहाँ पर जो स्टेटमेंट हम देंगे वो कब तक चलती रहेगी? जब तक आई की वैल्यू 10 से छोटी रहेगी। जब 10 या 10 से बड़ी हो जाएगी तो फिर हमारा ये लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। और हर दफा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमें आई प्लस प्लस, अब ये प्लस प्लस वाला ऑपरेटर हमसे स्किप हो गया था ऑपरेटर्स वाली क्लास में। तो उसमें क्या था कि ये जो प्लस प्लस है ये वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देता है। यानी फॉर एग्जांपल 5 है तो 6 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी क्या नाम है, कंडीशन। अच्छा, यहाँ पर फिर हमारे पास ये वाले जिस तरह हम फंक्शन के अंदर करते हैं कि यहाँ पर हमारी वो बॉडी होगी जो एग्जीक्यूट करवानी है, तो इसमें भी हम इस तरह से एक बॉडी दे दी। अब यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे वो इस लूप के हिसाब से चलेगी। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ console.log हेलो। तो अब देखिए मैंने उसको क्या कहा कि भाई आई की वैल्यू 0 लो और चेक करो कि क्या वो 10 से छोटी है। अगर हाँ तो फिर इसको एग्जीक्यूट करवा के आई के अंदर एक प्लस कर दो। तो अगली दफा क्या होगा कि अब आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 को चेक करेगा कि 1 10 से छोटा है, अगर है तो फिर इसको फिर दोबारा एग्जीक्यूट करवाएगा, फिर एक प्लस कर देगा। तो इस तरह से तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू 10 के बराबर या उससे बड़ी नहीं हो जाती। तो इसका मकसद है 0 से 9 तक तो कंडीशन ट्रू रहेगी तो 10 दफा एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं इसका प्रिंट जाकर देखूं तो देखें कि वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो 10 दफा एग्जीक्यूट हो चुकी है। अच्छा, अब अगर इसको थोड़ा सा और समझने के लिए अगर आप यहाँ पर क्या करें, आपको पता है कि आई वेरिएबल हमारे पास हर दफा मौजूद होगा लेकिन उसकी वैल्यू हर दफा चेंज होगी। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देके और इसके साथ जो है मैं आई को कंकेटिनेट करवा दूं, तो देखें यहाँ पर क्या होगा। ये देखें, हेलो, आई की वैल्यू 0 थी तो 0 1 2 3 4, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि ये 0 1 2 ना हो, यहाँ पर जो है हमें 1 से लेकर काउंटिंग दिखाए, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं आई प्लस 1। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो 1 प्रिंट करवाएगा, जब 1 होगी तो 2 प्रिंट करवाएगा, इस तरह से। ये देखें, तो 1 2 3, यानी इस तरह से आप इस वेरिएबल को भी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लूप्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब इसकी थोड़ी सी अच्छी एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें लूप का असल मकसद समझ में आए कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप यहाँ पर प्रिंट करवाना चाहते हैं प्रिंट ऑल इवन नंबर्स अप टू 10। आप 10 तक जो है इवन नंबर्स प्रिंट करवाना चाहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10। तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर ऐसा करेंगे कि भाई आई की वैल्यू शुरू करो कहां से, इस दफा हम जो है ना 1 से शुरू करते हैं, और आई की वैल्यू तब तक चेक करते रहो जब आई जो है वो छोटा है या बराबर है
10 के, ठीक है। और उसके बाद i के अंदर एक प्लस करते रहो, ठीक है। तो अब क्या होगा कि i की वैल्यू 1 से शुरू होगी और तब तक चलती रहेगी जब तक i जो है वो 10 के बराबर या 10 से छोटा नहीं है, ठीक है। और उसके बाद प्लस प्लस। अब हमें एक्चुअली करना क्या है कि अगर i को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 बचता है, ठीक है। ये मॉड का मैंने आपको बताया था। तो इसका मकसद है कि वो इवन नंबर है, तो फिर क्या करो, कंसोल डॉट लॉग आई कर दो, ठीक है। तो देखते हैं कि इसका आउटपुट कैसे आ रहा है। ये देखें 2 4 6 8 10, ठीक है। तो ऑल इवन नंबर्स आ गए और कब तक आ गए, 10 तक, ठीक है। तो इस तरह से हमारे ये लूप्स यूज होते हैं। तो इसको फर्दर हम जो है अपने प्रोजेक्ट्स में और अपने जो है जो हम फर्दर काम करेंगे उसमें ज़्यादा समझेंगे, यूटिलाइज करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अलावा हमारे पास जो है वाहिल लूप भी होता है और डू वाइल लूप भी होता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं इन चीज़ों को डिस्कस नहीं करने वाला। अब क्यों डिस्कस नहीं करने वाला, क्योंकि अब आपको लूप्स का पता चल गया तो आप इसको खुद रिसर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात कि हम अपने 90% कोड में वाइल और डू वाइल लूप का यूज़ नहीं करते क्योंकि हमारा फॉर लूप से काम चल जाता है। तो मैं सिर्फ वो चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करूँगा जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ कि जब ज़रूरत पड़े तो इनको सीख लेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है जावास्क्रिप्ट का वो सारा कोड, वो सारे कंसेप्ट्स जो हम एक कंसोल में यूज़ कर सकते थे, हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमारी जो लास्ट चीज़ रह गई हमारे आउटलाइन है, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। जस्ट हम डॉम मैनिपुलेशन सीखेंगे, फिर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब डॉम मैनिपुलेशन के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनानी है क्योंकि ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है और एक थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक भी है, और इसके बाद हम जो है अपना प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। तो डॉम मैनिपुलेशन को अच्छी तरह समझने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप काइंडली मुझसे पूछ लीजिएगा डायरेक्ट मैसेज या ग्रुप में। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।